तो चलिए आज बात करते हैं धर्मवीर भारती की एक बहुत ही मशहूर कहानी काले मेघा पानी दे के बारे में। ये कहानी है एक जबरदस्त सूखे की, और इस सूखे के बीच तर्क और विश्वास की एक ऐसी टक्कर की जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। कहानी की शुरुआत ही एक बड़े सवाल से होती है। सोचिए, जब पानी की एक एक बूंद कीमती हो तो क्या कोई उसे बर्बाद करना चाहेगा? यही वो अजीब सी बात है, वो विरोधाभास है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। और ये सवाल हमें उन चीजों के पार देखने को कहता है जो सामने सामने दिखती हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि माहौल क्या है। कहानी हमें एक ऐसे गांव में ले जाती है जो सूखे की मार झेल रहा है, गर्मी से झुलस रहा है, और वहीं पर एक बहुत ही अजीब रस्म देखने को मिलती है। कल्पना कीजिए, चिलचिलाती धूप है और गलियों में कुछ किशोर लड़के घूम रहे हैं, कीचड़ में सने हुए और जोर जोर से बारिश के लिए गीत गा रहे हैं। इन्हें कहते हैं इंद्रसेना, या जैसा कि कुछ लोग कहते थे, मेंढक मंडली। और ये तब निकलते थे जब पूजा पाठ सब कुछ फेल हो जाता था। मतलब ये एक तरह से आखिरी उम्मीद थे। और ये कोई मामूली सूखा नहीं था, हालात बहुत ज्यादा खराब थे। कुएं लगभग सूख चुके थे, खेतों में दरारें पड़ गई थीं, जमीन बंजर हो रही थी। गर्मी इतनी थी कि लोग बेहोश हो रहे थे, जानवर प्यास से दम तोड़ रहे थे। ऐसे में पानी को बहुत ही ज्यादा सहेजकर बचा बचाकर इस्तेमाल किया जा रहा था। पानी की कमी नहीं थी, पानी मानो जिंदगी और मौत के बीच का फासला बन गया था। और अब देखिए कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा। इसी माहौल में गांव वाले अपने घरों से निकलते हैं और जो पानी उन्होंने इतनी मुश्किल से बचाकर रखा है उसे बाल्टियों में भरकर इन लड़कों के ऊपर फेंक देते हैं। उनका मानना था कि ये बारिश के देवता इंद्र को दिया जाने वाला एक अर्घ्य है। सोचिए, पानी की इतनी भयानक कमी है और लोग जानबूझकर उसे इस तरह बर्बाद कर रहे हैं। यही वो बात है जो समझ से परे लगती है। और बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। ये जो विरोधाभास है, ये एक बड़े टकराव को जन्म देता है। एक तरफ है विज्ञान और तर्क, और दूसरी तरफ है सालों पुरानी आस्था। और ये टकराव सबसे ज्यादा चल रहा है कहानी के युवा लेखक के मन में। लेखक जो उस वक्त एक नौजवान हैं और सुधारवादी सोच रखते हैं, उनके लिए ये सब कुछ बस एक अंधविश्वास है। उन्हें लगता है कि ये पानी की सरासर बर्बादी है, एक तरह का अपराध है। वो आर्य समाज जैसी संस्थाओं से जुड़े थे और उनका मानना था कि यही सब पिछड़ी हुई प्रथाएं हैं जो हमारे देश को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो यहां पर दो दुनियाएं टकराती हैं। एक तरफ लेखक का तर्क है जो इसे अंधविश्वास, पानी की बर्बादी और पिछड़ापन कहता है, और दूसरी तरफ है उनकी जीजी, एक बुजुर्ग महिला जो उन्हें बहुत मानती हैं, लेकिन इस मामले में उनकी सोच बिल्कुल अलग है। जीजी के लिए ये परंपरा है, पानी की बर्बादी नहीं बल्कि जल का अर्घ्य है, ये त्याग और भक्ति का प्रतीक है। और जीजी इस रस्म की सबसे बड़ी समर्थक हैं। अब जरा जीजी के नजरिए को और गहराई से समझते हैं, क्योंकि जीजी जो कह रही हैं वो सिर्फ अंधविश्वास नहीं है। उनके पास अपनी बात का एक ऐसा गहरा तर्क है, एक ऐसा दर्शन है जो लेखक की पढ़ी लिखी आधुनिक सोच को भी चुनौती दे देता है। जीजी का तर्क दान के कॉन्सेप्ट पर टिका है। वो कहती हैं कि सच्चा दान वो नहीं होता जो आप अपनी जरूरत से ज्यादा चीजों में से देते हैं। नहीं, सच्चा दान, सच्चा त्याग तो वो है जब आप वो चीज दें जिसकी आपके पास खुद कमी हो। और इसीलिए इस रस्म का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि पानी की कमी है, ये एक असली बलिदान है। जीजी का सवाल बहुत सीधा था। वो कहती हैं, अगर हम इंद्र देवता को पानी देंगे ही नहीं तो फिर उनसे पानी की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? मतलब उनकी नजर में ये पानी की बर्बादी थी ही नहीं, ये एक अर्घ्य था, एक पवित्र चढ़ावा, कह सकते हैं कि भविष्य के लिए एक निवेश था। और अपनी बात को समझाने के लिए वो एक किसान का उदाहरण देती हैं। वो कहती हैं कि एक किसान क्या करता है, वो पहले अपने सबसे अच्छे अनाज के कुछ दाने लेता है और उन्हें सूखी जमीन में बो देता है। वो अपने अनाज का त्याग करता है, और इसी त्याग के बाद ही वो उम्मीद कर सकता है कि उसे बदले में ढेरों दानों की फसल मिलेगी। जीजी के हिसाब से ये पानी फेंकना भी बिल्कुल वैसा ही है। हमें पहले बादलों को पानी बोना होगा, तभी हम बारिश की फसल काट पाएंगे। ये एक ऐसा तर्क है जहां त्याग से ही समृद्धि आती है। अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, क्योंकि ये कहानी सिर्फ बारिश, विज्ञान या अंधविश्वास के बारे में नहीं है। इसका असली मतलब, इसका असली संदेश कहीं ज्यादा गहरा है। एक ऐसा संदेश जो आज भी हमारे समाज पर लागू होता है। लेखक जब इस घटना के 50 साल बाद इसके बारे में सोचते हैं तो उन्हें एक नई बात समझ में आती है।
वो महसूस करते हैं कि मुद्दा ये नहीं था कि वो सही थे या जीजी। असल में ये छोटी सी कहानी हमारे समाज की एक बहुत बड़ी और गहरी समस्या की तरफ इशारा कर रही थी। और वो समस्या क्या है? वो ये है कि हम देश से अपनी मांगें तो बहुत बड़ी-बड़ी रखते हैं, लेकिन जब त्याग करने की बारी आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। हम भ्रष्टाचार पर बड़ी-बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन खुद अपने कामों पर, अपनी छोटी-छोटी बेईमानियों पर कभी सवाल नहीं उठाते। हम अपने अधिकारों के लिए तो लड़ते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। ये कहानी असल में एक ऐसे ही समाज का आईना है जो पाना तो सब कुछ चाहता है, लेकिन समाज की भलाई के लिए छोटा सा भी त्याग करने को तैयार नहीं है। और यहीं पर कहानी का अंत एक बहुत ही दमदार और परेशान करने वाली लाइन पर होता है। गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मौके तो आते हैं, जैसे कि बारिश आती है, लेकिन हमारी अपनी कमियां, हमारा अपना स्वार्थ, हमारी ये फूटी गगरी हमें उन मौकों का फायदा उठाने ही नहीं देती, और आखिर में सब प्यासे ही रह जाते हैं। और अंत में लेखक हमारे सामने एक सवाल छोड़ जाते हैं, एक ऐसा सवाल जो शायद आज पहले से भी ज्यादा मायने रखता है। आखिर ये स्थिति कब बदलेगी? और ये सवाल आज भी हमारे कानों में गूंज रहा है।